लगता है माँ सावित्री पूजा के लिए आए। लगता है अपने पति से बहुत प्रेम है आपको, जो शहर के ऐसे हालात होते हुए भी यहाँ पर अपने व्रत को संपन्न करने के लिए चले आए। क्या नाम है तुम्हारे पति का, जिनके लिए पूजा कर रही है? रवीश की अभी तक कोई खबर नहीं। हर पल के साथ मेरे मन की घबराहट बढ़ती ही जा रही। वो कहते हैं ना कि मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। तू अगर भरोसे को टिकने नहीं देगी ना तो मन मजबूत रहेगा। अच्छा सोच, सब कुछ अच्छा हो जाएगा बेटा। रवीश की रक्षा कर, वो जीत कर आए और जल्दी आए। ये पूजा मैं अपने पति के लिए नहीं कर रही। तो फिर? मैं ये पूजा उन दो माँओं के लिए कर रही हूँ जो अपने बेटों का जंग से वापस लौट कर आने का इंतजार कर रहे हैं। ये पूजा उन दो बेटों के लिए है ताकि वो जंग से जीत कर वापस लौट आए। भगवान तुम्हारी मनोकामना पूर्ण करें। आज भगवान जी को मेरी बात सुननी होगी, क्योंकि इस बार मैं इनसे कुछ मांगने नहीं आई, इन्हें बताने आई हूँ कि इन्हें मेरी ये पूजा स्वीकार करनी ही होगी। भगवान तुम्हें सदा सुखी रखें। यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्युर्मोक्षेमामृतात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्युर्मोक्षेमामृतात्। क्योंकि इस बिल्डिंग से अभी कोई भी बाहर नहीं आया है और हम उम्मीद करते हैं कि कैप्टन रवीश और उनकी पूरी टीम सही सलामत होगी। धन्यवाद। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम्। उठ जा बेटा, देखना बाहर क्या हो रहा है। उठ जा। त्र्यंबकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्युर्मोक्षेमामृतात्। ॐ त्र्यंबकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्युर्मोक्षेमामृतात्। जैसा कि हम लोग देख पा रहे हैं कि अचानक फायरिंग की आवाज आना बंद हो गई है। इस चुप्पी का हम क्या मतलब समझे? हम उम्मीद करते हैं कि कैप्टन रवीश और उनकी टीम सही सलामत हो। ये है आज की ब्रेकिंग न्यूज। सारे आतंकवादी बिल्डिंग से बाहर आ रहे हैं और हमारे एक भी जवान अभी तक हमें दिखाई नहीं दिए हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि जितने भी आतंकवादी हैं इन लोगों ने हमारे जवानों को मार दिया हो और अपनी जीत हासिल करके ये लोग बाहर आ रहे हैं। खैर, हम तो सिर्फ यही उम्मीद करेंगे कि हमारी टीम सही सलामत हो। उठ जा बेटा, तुझे पता है विविधा सारी रात तेरे लिए जाप कर रही है। अभी वो मंदिर में बैठी हुई है बेटा। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव
मृत्योर्मोक्षे मामृता ओम त्र्यंबकं यजामहे। अभी हम देख पा रहे हैं कि कैप्टन रवीश आतंकवादियों के साथ घर से बाहर आते हुए दिखाई दे रहे हैं और एक बार फिर आतंकवादियों ने कैप्टन रवीश के आगे घुटने टेक दिए हैं। रवीश तो ठीक, ईश्वर तेरा लाख लाख शुक्र। रवीश ठीक है ना बेटा, ठीक है। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। त्र्यंबकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मोक्षे मामृतात् ओम उठ जा बेटा, उसकी पूजा उसकी श्रद्धा को मत झुठला, वरना उसका ईश्वर से विश्वास उठ जाएगा। अर्थात माँ के लिए नहीं, लेकिन विविधा के प्यार के लिए तू उठ जा, उठना बेटा, उठ जा, उठ। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मोक्षे मामृतात् ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मोक्षे मामृतात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्युर्मोक्षे मामृतात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्युर्मोक्षे मामृतात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मोक्षे मामृतात्। अगर जीवन में मैंने कभी भी कोई अच्छा काम किया, अगर सच्चे दिल से ईश्वर की पूजा की हो, तो आज मैं आपसे उसका फल मांगती हूँ भगवान। आज मुझे आपको निराश करने का कोई हक नहीं है।
जानती थी तुम ठीक हो जाओगे, मैं जानती थी अतहर। मैं जानती थी भगवान मेरे इस व्रत का मुझे बहुत अच्छा फल देगा, और देखो तुम बिल्कुल ठीक हो गए। तुम्हें पता है डॉक्टर ने मुझसे क्या कहा था? उन्होंने कहा कि इस ऑपरेशन के बाद शायद तुम पहले की तरह ठीक हो जाए, तुम्हें सब कुछ याद आ जाए, मैं, हमारा प्यार। अतहर, हमारे प्यार में तुम्हें वापस आया आज, और तुमने मुझसे वादा किया था ना कि तुम आओगे, तो तुम आए। तुमने अपना वादा निभाया अतहर। तुम्हें सब कुछ याद है ना? तुम जानते हो ना सब कुछ क्या? कोई बात नहीं, अगर तुम नहीं जानते तो मैं तुम्हें सारी बातें समझाऊंगी, बताऊंगी। तुम्हारा मुझे छोड़ के नहीं जाना, तुम्हारे बिना नहीं जी पाऊंगी। मैं तुमको सब कुछ बाद में बताती हूँ अतहर। ओके, खूब भूख लगी है। मेरे को कुछ खाना है। के वक्त में के वक्त केवा खाना है। केवा केवा वो राग केवा। मेरी सबसे फेवरेट है मेरी डॉल। वो देखो, तो मेरे को इंजेक्शन नहीं लगाना है। सुनिए, आप अतहर को कहीं नहीं ले जा सकते, उसने कुछ नहीं किया। हम कल चले क्योंकि आज अतहर का चेकअप है। जो कुछ मैंने अभी सुना, कुछ तुमने अभी कहा, क्या वो सच है? तुम अतहर से प्यार करती हो? क्या तुम अतहर से प्यार करती हो? हम आपको तकलीफ नहीं पहुंचाना चाहते थे, बाकी सब उलझनों में हम इतना उलझ गए कि
मत कहो मुझे माँ। माँ कहने का कोई हक नहीं है तुम, और शायद कभी था भी नहीं। धोखा नहीं है ये, विश्वासघात नहीं है, ये पाप है। पाप जो तुमने मेरे बेटे के साथ किया। आप प्लीज आप मेरी बात सुनिए। इतना भरोसा किया तुम पर विविधा, सिर्फ अपने घर में जगह नहीं दी तुमने, अपने दिल में जगह दी। बहू की तरह नहीं, एक बेटी की तरह तुमसे प्यार किया, और उस प्यार की पट्टी अपनी आंखों पर बांधकर अंधों की तरह तुम पर विश्वास की, और तुमने उस विश्वास में आग लगा दी। रमेश से प्यार ही नहीं करती। उस आदमी से जिससे तुम्हारी शादी हुई है, तुम उससे प्यार ही नहीं करती। तुम इससे प्यार करती हो? ऐसा विविधा क्यों? इतना बड़ा धोखा। हम आपको सब कुछ बताने वाले थे, लेकिन तुमने क्यों की रवीश से शादी अगर तुम किसी और से प्यार करती थी? प्लीज आप शांत हो। क्यों की तुमने रवीश से शादी? और यही नहीं, शादी के बाद भी तुम इससे प्यार करती हो। इतना बड़ा धोखा मेरे साथ, मेरे बेटे के साथ। और मैं ये सोचती रही रवीश कि ये बहुत अच्छी लड़की है, बहुत इंसानियत है इसमें, हर इंसान के लिए महसूस करती है ये। इसकी फिक्र, मुझे लगा मैं ये बीमार है इसलिए इसकी फिक्र है ऐसी, लेकिन नहीं, ये इस लड़के से प्यार करती है, इसलिए ये सब कर रही थी। और ये सब इसने तेरी आंखों के सामने किया। एक बार भी ये नहीं सोचा तुमने कि इसे कितना बुरा लगेगा? हो ये सारी पूजा, ये मंत्र उच्चारण, ये व्रत, ये तो सब धर्म के लिए योग्य है ना? ये मेरे बेटे के लिए हो रहा है, मेरे रवीश के लिए। कितने बेवकूफ है रवीश, लोग हमें धोखा देते और हम बार बार उन पर विश्वास कर लेते, और बेवकूफ बनने के लिए बार बार हम विश्वास कर लेते उन पर। ये औरत अपने बेटे को लेकर मेरे घर में चली है, तूने उसे अपना भाई माना, उसकी सारी जिम्मेदारी उठाई, उसे उसका हक दिलवाना चाहा, और मैं मेहमान भी अस्पताल में ये धर्म अपनी जिंदगी के लिए लड़ रहा था, और मैं इस औरत के साथ खड़ी रही। लेकिन एक बार भी इसने ये जरूरी नहीं समझा कि ये मुझे इतना बड़ा राज बता दे। और ये इस लड़की के बारे में तुम्हें कहूँ भी क्या? आप एक मिनट मेरी बात सुनिए। इतिहास एक बार फिर मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकता है? मैंने सिर्फ इतना ही चाहा था कि जो मैंने
तुझे ना भुगतना पड़े। मेरी जिंदगी में शायद प्यार की कमी रह गई हो, लेकिन मैं चाहती थी तुझे ऐसी बीवी मिले जो तुझसे बहुत प्यार करती है। तो कभी कुछ नहीं था, तो फिर क्यों मेरे साथ ऐसा क्यों? खुश तो बहुत होंगी तुम, है ना? पड़ गई होगी तुम्हारे कलेजे में ठंडक। क्या दुश्मनी है तुम्हारी मुझसे? पहले तुमने छीना और अब जो बचा खुचा था वो तुम्हारे बेटे ने छीन लिया। मेरे पति ने कभी मुझसे प्यार नहीं किया क्योंकि तुम थी उसकी जिंदगी में। और आज ये मेरी बहू है, लेकिन इसे सारी दुनिया में एक ही लौका मिला प्यार करने के लिए, मेरा बेटा। मेरी इतनी सी भी खुशी तुमसे बर्दाश्त नहीं होती ना? क्यों? ये भगवान क्यों? I'm really very sorry। आपको सब कुछ बताना चाहती थी लेकिन नहीं बता पाई मैं। सॉरी। इतना बड़ा धोखा, इतना बड़ा धोखा दिया तुमने मुझे। मत मारो प्लीज, तो दुखता है। सुविधा ने मुझे कोई धोखा नहीं दिया, ना ही जानबूझकर तकलीफ पहुंचाई है। इनकी कोई गलती नहीं है। गलती कैसे नहीं है रवीश? झूठ बोला इसने हमसे। माँ, इन्होंने कुछ नहीं छुपाया, ना ही मुझसे कुछ झूठ बोला, बल्कि मैंने इनसे कहा था कि किसी को कुछ बताने की जरूरत नहीं। तूने बताया था, मतलब तुझे सब पता था? हाँ। तू जानता था? मुझे नहीं पता। मैं आपको माँ, रुकिए। माँ, माँ, आप प्लीज मेरी जिद्द इतना रो रही है, क्यों रो रहे हैं? यहाँ पे आओ, खा लो कुछ। बस विविधा, बस चुप हो जाइए आप। कितना रोएंगी आप? चाची आप ठीक कह रही थी, मुझे और रवीश को माँ से ये बात छुपानी नहीं चाहिए थी। बहुत बड़ी गलती कर दी हमने। वो हमेशा से ही मेरी फिक्र करती थी। मैंने कितनी तकलीफ पहुंचाई उन्हें। उन्होंने कभी मुझसे एक सास की तरह बर्ताव नहीं किया। हमेशा मुझे ऐसे फील कराया कि मैं उनकी बेटी हूँ।
हर वक्त किसी चट्टान की तरह मेरे साथ खड़ी रही वो। चाची, जिसके घाव तो भर जाते हैं, लेकिन जो दर्द मैंने उनकी आंखों में देखा है, वो घाव पता नहीं कब भरेंगे। अब ये बात मुझे अंदर ही अंदर खा जाएगी चाची। मैं विविधा, कांटा निकालने के लिए कांटा तो चुभाना ही पड़ता है ना। ये घाव भी भर जाएगा। अब तो जो सच है वो सामने आ ही गया है। पूरे परिवार को पता लग गया है। सुमन जी को तकलीफ हुई, वो तो होनी ही थी। जिंदगी की कुछ सच्चाइयां उनके सामने आई हैं और वो उनका सामना कैसे करेंगी ये तो वो ही जाने। पर अब सवाल ये है कि अब आप क्या करेंगी? आप नाराज है मुझसे, हक है आपका, लेकिन मैं आपको इसी डर से बचाने की कोशिश कर रहा था। मुझे इसी बात का डर था कि जब आपको अथर्व और विविधा की सच्चाई के बारे में पता लगेगा, आप अंदर ही अंदर टूट जाए। और वही हुआ। हालात बहुत नाजुक थे। वो मेरी जिम्मेदारी है। उसका इस घर में आपकी आंखों के सामने रहना आपके लिए वैसे ही बहुत मुश्किल था। ऊपर से अथर्व और विविधा की सच्चाई के बारे में मैं इतना बड़ा बोझ आपके मन पर कैसे डाल सकता था? आपकी खामोशी बहुत तीखी है, मुझे सुनाई नहीं दे रही। जो हो गया सो हो गया, सिर्फ नसीब से हुआ है। और इत्तेफाक की बात में गलती किसी की नहीं होती मां, ना अथर्व की ना विविधा की। और विविधा ने मुझे कभी कोई धोखा नहीं दिया है। वो तो मुझसे प्यार करती ही नहीं थी। शादी नहीं करना चाहती थी मुझसे, लेकिन जबरदस्ती उनकी मर्जी के खिलाफ ये शादी करवाई गई, क्योंकि अथर्व की जिंदगी पर तलवार लटकी हुई थी। और यह सब काम खुद विविधा के पिता ने किया था। जब विविधा को पता लगा कि अथर्व भी इसी घर में है, उन्होंने मुझसे कभी कुछ नहीं छुपाया, सब कुछ बताया मुझे, क्योंकि उनके मन में कोई चोर नहीं था। अगर चोर होता तो वो अब तक नहीं बताती हमें। उन्हें तो यह भी नहीं पता था कि उनकी शादी किससे होने जा रही है। सिर्फ अथर्व की जान बचाने के लिए उन्होंने शादी के लिए हामी भरी। क्या पता था उन्हें कि जिससे उनकी शादी हो रही है वो अथर्व का सौतेला भाई निकलेगा। उनकी बदकिस्मती, उनकी गलती तो नहीं हो सकती ना। पता है रवीश, कुछ लोग जिंदगी भर दूसरों की गलती के लिए अपने नसीब को कोसते रहते हैं। हम भी उन्हीं में से हैं। लेकिन आज तेरी आंखों में जो दर्द है, उसकी जिम्मेदारी में वक्त या नसीब के कंधों पर कैसे डाल दूं? कौन सा दर्द मां? कैसा दर्द? कोई दर्द नहीं है। मैं शुरू से जानता था कि विविधा अथर्व की अमानत है, मेरी नहीं। जिंदगी और हालात से समझौता करना तुझे मुझसे विरासत में मिला, और तुझे पता है, यही एक चीज मैं तुझे देना नहीं चाहती थी।
कि आपने मेरे साथ मजाक किया है या मेरे नसीब ने। पर इतना तो जरूर सोचा होगा ना आपने बहू चुनते वक्त। सुमन बहुत बर्दाश्त कर चुकी, अब रवीश को ये सब ना सहना पड़े। असलियत पता नहीं थी तो कितने खुश थे ना आप। पर इस घर में शायद इतिहास दोहराए जाने का रिवाज है। पता है रवीश, जिंदगी में ना सवाल सही गलत का नहीं होता, सवाल होता है नतीजे का। और नतीजा ये है कि मुझे इस घर में जिंदगी भर एक ऐसी बहू के साथ रहना होगा जो मेरे बेटे से प्यार नहीं करती। किसी सास के लिए शायद ये सदमा होगा, एक मां के लिए उसकी सबसे बड़ी हार। नहीं मां, आपको ऐसे जीना नहीं पड़ेगा। आपको जो दर्द दिया है वो मुझे माफी के हकदार भी नहीं बनाता। इसीलिए मुझे आप जैसे अच्छे लोगों के बीच रहने का कोई हक नहीं है। मैंने आपका भरोसा तोड़ा है तो उसका नतीजा भी मैं ही भुगतूंगी। आपको आपका मन मार के रहने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने तय किया है कि मैं चाची और धर्म को लेकर यहाँ से चली जाऊंगी। नहीं बेटा, आप अच्छी तरह जानती कि मैं ये नहीं होने दे सकता। अतर मेरा भाई है, मेरी जिम्मेदारी। मैं उसे घर से नहीं जाने दूंगा। आप सब कुछ सही करना चाहते थे, मालूम है मुझे। अगर बात सिर्फ अतर को छोड़कर जाने की थी तो मैं कब का चली गई होती। लेकिन आप भी जानते हैं कि अतर मेरे सिवा, और ऐसे में रवीश किसी का मन मार के मैं यहाँ नहीं रहना चाहती। ये घर आपका और माँ का है और आप लोग बहुत अच्छे हैं। इतना सब कुछ किया आप लोगों ने हमारे लिए। आप लोगों के साथ सिर्फ और सिर्फ खुशियाँ बसनी चाहिए और कुछ नहीं। इसीलिए हमारा यहाँ से चले जाना ही अच्छा होगा। विदा, आप मेरी बात। रवीश, मैं अथर्व को सिर्फ इस घर से दूर लेकर जा रही, आपसे नहीं। दो भाइयों को अलग करने का हक मुझे किसी ने नहीं दिया और वो मैं करना भी नहीं चाहती। खासकर दो ऐसे भाई जो एक दूसरे से इतना प्यार करते हैं, एक दूसरे के लिए इतनी जान छिड़कते हैं। लेकिन अगर इस वक्त हम यहाँ से नहीं गए तो माँ को बहुत तकलीफ होगी और उन्हें और तकलीफ मैं नहीं देना चाहती। हमें यहाँ से जाना ही होगा। विदा, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, जाने दो इन्हें। मेरे सारे टॉयज पैक कर देना। कैप्टन साहब कहाँ लेके जा रहे हैं? चाची, आप लोगों की पैकिंग हो गई। हमें यहाँ से जल्द निकलना होगा। विविता, मैं फिर एक बार कह रही हूँ,
ये आपका घर है, आपका परिवार है, आप यहीं रहिए। अथर्व और मैं हम चले जाएंगे। मैं विविधा को छोड़ के नहीं जाऊंगा, उसको भी साथ लेके जाऊंगा। चाची, आप जानती हैं ऐसा नहीं हो सकता। मेरा मैं तो कब का खत्म हो चुका है। अब जो बचा है वो सिर्फ हम हैं। जिंदगी ने मुझे अथर्व से अलग करके वापस विविधा बनाना चाहा, लेकिन नसीब ने मैं से वापस हम बना दिया। कुछ नाम ऐसे होते हैं जो हमेशा साथ लिए जाते हैं। विविधा और अथर्व उन्हीं में से एक है। और चाची, कुछ भी हो जाए मैं अथर्व को अकेला नहीं छोड़ सकती, और खासकर उस घर में जिस घर के लोगों को मैंने बहुत दुख पहुंचा है। नहीं विविधा, आप सबसे माफी मांगकर एक नई जिंदगी शुरू कर सकती हैं। रवीश की जुबान से कई ज्यादा प्यार उसकी आंखों में दिखाई देता है। आप सोच लीजिए। महसूस करने वाली चीजों को कभी सोचा नहीं जाता, और मैं हमेशा अथर्व से प्यार करूंगी। और ये रवीश के साथ कितना इंसाफी हो जाएगी। आप तो सब जानती हैं चाची, मेरी जिंदगी अथर्व से शुरू होती है और अथर्व पर ही खत्म। इसके अलावा सांस लेने को मैं जीना नहीं मानती। चाची, मैंने कई बार दिल से माफी मांगी, उसके लिए नहीं जो मैंने किया, बल्कि उसके लिए जो मैं चाह के भी कह नहीं पाई। और तकलीफ नहीं देना चाहती मैं। हम तीनों यहाँ से चले जाएंगे, प्लीज। कोई कहीं नहीं जाएगा। आप दोनों प्लीज बैठ जाइए। अब जो होने जा रहा है वो बहुत जरूरी है, और आप लोगों का उससे सीधा वास्ता है। ना ये काला कोट मेरे को दे दो। मैं आपका फैमिली लॉयर और रमाकांत जी की वसीयत का एग्जीक्यूटिव होने के नाते उनकी वसीयत आप सबके सामने रखने आया हूं। क्योंकि ब्रिगेडियर वशिष्ठ ने अपनी सारे एसेट्स और प्रॉपर्टी बरसों पहले ही रमाकांत जी के नाम कर दी थी, इसलिए अब सारी प्रॉपर्टी रमाकांत जी की ही वसीयत होगी। रमाकांत जी के तमाम एसेट्स और प्रॉपर्टी का बंटवारा कुछ तरह से है। सारे पैसे और प्रॉपर्टी का 30% हिस्सा जाता है उनके बड़े बेटे अथर्व को। %30 है। क्या है 30%? दे दो। और छोटे बेटे रवीश को बराबर का 30%।
20% मिसेज सुमन वशिष्ठ और श्रीमती सुजाता के बीच बराबर बराबर बांटा जाएगा और बाकी का 20% मिसेज कालिंदी और विपुल के बीच बांटा जाएगा। कर्नल साहब ने जिंदगियों का नासे प्रॉपर्टी का बंटवारा बिल्कुल बराबरी से किया। हो गया? शुक्रिया। जी नहीं, घर अभी बाकी है। दरअसल कर्नल साहब ने ये घर सुमन या रविश दोनों में से किसी के भी नाम किया हो, इससे क्या फर्क पड़ता है? दोनों एक ही हैं। जी नहीं, कर्नल साहब ने ये घर अपने बड़े बेटे अथर्व के नाम पर छोड़ा है। इन सब चीजों की ना कभी जरूरत समझी, ना कभी हक जताया। जरूरत का पैसा तो कमाया जाता है, ये तो आपकी लॉटरी लगी है, अब तो लग गई। इस घर में आने का मेरा एक ही मकसद था, मेरे बेटे का इलाज। वकील साहब, आप नए कागज बनवाइए ताकि जिसका जो हक है वो उसे मिल जाए। सुजाता, हकों का फैसला करने का हक भी रमाकांत का था और उसका फैसला हम सब लोगों ने सुन लिया है। जी हाँ, ये बिल्कुल सही कह रही हैं, ये वसीयत है, इसे बदला नहीं जा सकता। पलटने के लिए रमाकांत भाई साहब ने छोड़ा ही क्या है? हो गया सब या कुछ बाकी? जी हाँ, एक चिट्ठी भी है जो वसीयत के मुताबिक वसीयत सबको सुनाने के बाद उस चिट्ठी को भी सबको पढ़ के सुनाया जाना जरूरी है। रवीश, चिट्ठी पढ़ो। जी। सुमन और सुजाता, मैं जानता हूं कि मैं आप दोनों में से किसी के साथ इंसाफ नहीं कर सका। बहुत तकलीफ दी दोनों को और अब माफी मांगने और पाने दोनों का हक खो चुका हूं। एक को पत्नी का दर्जा दे पाया लेकिन प्यार नहीं दिया और दूसरी को सिर्फ प्यार दिया लेकिन समाज में कोई दर्जा नहीं दिलवा पाया। आप दोनों को प्यार और रिश्ता दोनों पाने का हक था। अब जब मैं नहीं रहूंगा तो मैं ये स्थिति सुधारने की आखिरी कोशिश करना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि आप दोनों एक साथ एक ही घर में रहें। मैं जानता हूं कि इस वक्त भी मैं स्वार्थी हो रहा हूं क्योंकि मुझे मरने से पहले थोड़ी सी शांति की तलाश है, लेकिन मुझे यह भी मालूम है कि आप दोनों आत्मा से पवित्र हैं और दोनों के पास देने के लिए बहुत सा प्यार है। मैं जानता हूं कि आप दोनों मेरी इस आखिरी इच्छा का मान रखेंगे। मैं अपने दोनों बेटों को इकट्ठा देखना चाहता हूं, सबको एक साथ सुख से रहते देखना चाहता हूं। रविश,
ये मुझसे नहीं हो पाएगा। ये इतना बड़ा दिल नहीं है मेरा, और एक पत्नी होने के साथ साथ माँ भी तो हूं मैं। पत्नी ये स्वीकार कर भी ले, लेकिन माँ कैसे स्वीकार करे? सुमन, अभी चिट्ठी पूरी नहीं हुई है, बैठ जाओ। रवीश, आगे पढ़ो। रवीश बेटा, मैं जानता हूँ कि जो चिट्ठी मैंने तुम्हें भेजी थी उसके मुताबिक तुमने अथर्व और सुजाता जी की जिम्मेदारी संभाल ली होगी। मैं उम्मीद करता हूँ कि अथर्व से तुम्हारे संबंध अच्छे हों। बेटा, अगर इसमें वक्त लगे तो वक्त देना। अथर्व ने मेरे ना होने की वजह से जिंदगी में बहुत कुछ खोया है, बहुत कुछ भुगता है। मेरी बुज़दिली उसकी बदकिस्मती बन गई और इसी का गुस्सा उसके अंदर है, लेकिन मुझे यकीन है कि तुम्हारा प्यार एक दिन उसके गुस्से को ठंडे करने में सफल होगा। पापा, मुझे दुख है कि आपको मेरी अर्थी को कंधा देना पड़ा होगा। बहुत मुश्किल रहा होगा आपके लिए। मैंने सारी जिंदगी वही किया जो आपने कहा। बस एक एहसान कर दीजिएगा, सुजाता और अथर्व को इस घर में उनकी जगह, उनकी इज्जत और उनका प्यार दिलवा दीजिएगा। वो मुझे माफ कर दीजिएगा कि जीते जी मैं आपको सुजाता से नहीं मिलवा पाया, लेकिन मेरे जाने के बाद अब तक आप उससे जरूर मिल ली होंगी। कालिंदी, विपुल और भूमि, मैं जानता हूं कि आप लोगों को जायदाद के जितने हिस्से की उम्मीद थी शायद उतना नहीं मिल पाया, लेकिन याद रखिए, यह बंटवारा सिर्फ वशिष्ठ परिवार का है और सुजाता जी, अथर्व इस नाम के साथ साथ इस हिस्से के भी हकदार हैं। और विविधा बेटा, ये घर, ये परिवार तुम्हारा है। अपने प्यार को इससे बांधे रखना, बिखरने मत देना। मुझे पूरा विश्वास है कि तुम इस घर की बड़ी बहू, मुझे पूरा विश्वास है कि तुम इस घर की बड़ी बहू होने की जिम्मेदारी अच्छी तरह निभाओगी। बड़ी बहू? ठीक से पढ़ रवीश। कर्नल साहब बड़ी बहू कैसे बोल सकते हैं विविधा को? इसलिए कह सकते हैं क्योंकि यही सच है, यही सच है, यही सच है। रमाकांत ने विविधा को अथर्व के लिए ही चुना था, रवीश के लिए नहीं। आप ये बात कैसे कह सकते हैं? क्यों नहीं कह सकते? आपको कैसे पता? क्या रमाकांत ने तुम्हें बताया था कि वो विविधा और रवीश की शादी करवाना चाहता था? क्या नाम बोला था? माँ की जो खानदानी अंगूठी है इसके लिए उंगली मिल गई है। कर्नल साहब ने ये अंगूठी विविधा के लिए शगुन के तौर पे दी थी। हर कैलाश भाई साहब तो खुद आए थे हमारे पास। उन्होंने ही तो हमें बताया था कि कर्नल साहब अपने बेटे की शादी विविधा से कराना चाहते, तो ऐसा क्यों कहते? लेकिन मैं अपनी वजह से अथर्व और विविधा को कभी अलग नहीं होने दूंगा। अथर्व और विविधा का प्यार मुकम्मल जरूर होगा। शायद रमाकांत जी कैलाश जी से कह ही ना पाए हो कि वो विविधा की शादी अपने कौन से बेटे से करवाना चाहते हैं। हमें कैलाश जी से बात करनी होगी, वही हमें सच बताएंगे।
विद्या, आप कैलाश जी को फोन करके बुलाओ। दादाजी मैं नहीं जानती वो कहाँ है। कुटी की मौत पर भी वो नहीं आए। वो कहाँ है? हम में से कोई नहीं जानता। ही कोई भी किसी से भी बात नहीं करेगा, क्योंकि रमाकांत ने मुझे खुद कहा था कि वो विविधा की शादी अथर्व से करना चाहता था। आपको पता था तो आपने हमें बताया क्यों नहीं? रवीश की जब शादी हुई तो मैं आईसीयू में थी। जब तक मुझे शादी के बारे में पता चला तब मुझे ये नहीं पता था कि लड़की का नाम विविधा है। और जब तक पता चला भी तब तक अथर्व को इस हालात में इस घर में लाया जा चुका था। मैंने कुछ नहीं कहा। मैं यही कहने तो यहाँ आई थी। अच्छा हुआ कि इस वसीयत ने ये बात साफ कर दी। रमाकांत विविधा की शादी अथर्व से करना चाहता था, रवीश से नहीं। सब कुछ तो तय हो ही गया है। इस घर पर मेरा कोई हक नहीं है और मेरे बेटे का विविधा पर। मैं यहाँ रुककर क्या करूंगी? मैं इस घर को नहीं छोड़ रही। घर ने मुझे छोड़ दिया। तुझसे दूर जाने के बारे में तो मैं सोच भी नहीं सकती थी, पर तेरी जिम्मेदारियां तुझे मेरे साथ आने नहीं देंगी, इसलिए साथ चलने के लिए नहीं कहूंगी। माँ प्लीज मत जाइए। क्या हो गया? सब सैड क्यों हो गए? सब मर गए? सारे पैसे और प्रॉपर्टी का 30% हिस्सा जाता है उनके बड़े बेटे अथर्व को। कर्नल साहब ने ये घर अपने बड़े बेटे अथर्व के नाम पर छोड़ा। हाँ सुजाता जी, अथर्व इस नाम के साथ साथ इस हिस्से के भी हकदार हैं। मैं जानता हूँ कि आप दोनों मेरी इस आखिरी इच्छा का मान रखें। रमाकांत विविधा की शादी अथर्व से करना चाहता था, रवीश से नहीं। मैं चाहता हूँ कि आप दोनों एक साथ सारे पैसे और प्रॉपर्टी का 30% हिस्सा जाता है उनके बड़े बेटे अथर्व। रमाकांत विविधा की शादी अथर्व से करना चाहता था। उनके साथ इस घर में रहना आपकी इच्छा नाजायज भले ही ना हो,
और नामुमकिन है। I'm sorry। नामुमकिन, आज तो नया शब्द सीख लिया आपने। समझती हूँ कि बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, लेकिन नामुमकिन नहीं है। सुमन जी, हम दोनों ने एक ही इंसान से प्यार किया है। कम से कम ये रिश्ता तो हमारा साझा है। और आज इस रिश्ते ने एक नई कोशिश हम दोनों पर डाल दी है। दुनिया की नजर में तो हम दोनों सौतेले हैं, लेकिन क्या हम दोनों इस नाम को, इस रिश्ते को एक नया मायना नहीं दे सकते? नया मायना कैसे? दोस्त बनकर या बहनें बनकर? मैं उस औरत के साथ इस घर में कैसे रह लूं जो मेरी जिंदगी को हादसा बनाने के लिए जिम्मेदार है, जिसका हक, जिसका दखल इनके मरने के बाद कम नहीं हुआ बल्कि और बढ़ गया। सुजाता जी, ये हक परसेंटेज से नहीं तोला जा सकता। 20% आपका, 10% मेरा, ये बेकार की बात है, इनका कोई मूल नहीं है। इनसे सिर्फ ईंटों की कीमत लगाई जाती है और ईंटों से मकान बनते हैं, घर तो रिश्तों से बनते हैं। मैं शादी करके आई थी इस घर में, नहीं बहू, अपने प्यार से मैंने सींचा, इसे मकान से घर बना दिया, रिश्तों से लम्हे बने। आज ऐसा लग रहा है कि वही लम्हे इस घर के हर कोने से कुछ पर हंस रहे हैं। सुमन जी, आप ही का घर है ये घर, और इससे जुड़ी हर याद इस पर सिर्फ और सिर्फ आपका हक है। जो पल मैंने जिए ही नहीं, उनमें मेरी कैसी हिस्सेदारी? जाने अनजाने, चाहे ना चाहे, आप हमेशा मेरी जिंदगी का हिस्सा रही। और अब मेरे पति की वसीयत के बाद, उनकी चिट्ठी के बाद ये कानूनी भी हो गया। अब यहाँ कैसे रह सकती हूँ मैं? सब कुछ ऐसे ही छोड़कर जा रही हूँ। सिर्फ शादी की साड़ी है, एक मंगलसूत्र और इनकी एक तस्वीर। इन 3 चीजों पर शायद आज भी मेरा हक है। बाकी आपका बेटा और आपकी बहू जैसे चाहे इस घर में रह सकते हैं। विविधा आज भी आपकी बहू है और आप ही की बहू रहेगी। आप मेरा मजाक उड़ा रही हैं या मुझे ताना दे रही हैं? समझ में नहीं आया मुझे। आप क्या, अब तो सभी जानते हैं कि विविधा अथर्व से प्यार करती है। सुमन जी, अथर्व विविधा का कल था, रवीश उसका आज है। नहीं सुजाता जी, अथर्व विविधा का कल था, आज है और आने वाला कल शायद आप ही ठीक से देख नहीं पा रही, लेकिन विविधा सिर्फ और सिर्फ अथर्व से प्यार करती है और शायद करती रहेगी।
जिस अथर से वो प्यार करती थी वो कब का खत्म हो चुका है। रवीश प्यार करता है विविधा से, मेरी बात मानिए, वो आपकी बहू है और आपकी बहू रहेगी। पर सवाल ये तो है ही नहीं कि रवीश विविधा से प्यार करता है या नहीं। सवाल तो ये है, क्या विविधा रवीश से प्यार करती है? एक तरफा प्यार जिंदगी का क्या हाल करता है, आपसे अच्छे से जानती हूँ। मैं बात करूंगी विविधा से, मैं बात कर लूंगी। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देवदेव। जाने देना मुझे। आप कहीं नहीं जा रहे। मुझसे और बर्दाश्त नहीं होगा रवीश। मैं जानता हूँ आपकी बर्दाश्त की हदें जिंदगी में कई बार पार हुई हैं। मैं आपको रोक नहीं रहा, बस थोड़ा सा वक्त मांग रहा हूँ। वक्त को वक्त देना मैंने आपसे ही सीखा है। लेकिन मैं नहीं रुक सकती रवीश। रवीश सिर्फ रिक्वेस्ट कर सकता है, मैं तुम्हें ऑर्डर भी कर सकती हूँ। कोई कहीं नहीं जा रहा, न विविधा, न सुजाता, न अथर्व और न तुम। एंड दैट्स फाइनल। आप प्लीज मत जाइए। मत जाइए मामी। मामी जी प्लीज रुक जाइए। हाँ भाभी प्लीज। ये कार ठीक से चलती क्यों नहीं है? एक्सक्यूज मी सर। हेलो सर, मैं नेशनल सर्विस सेंटर से आया हूँ। आपने गाड़ी खराब होने की कंप्लेंट लिखवाई थी। इतनी जल्दी कंप्लेंट आ गई? हाँ, ये मेरी कार खराब है, इसको ठीक कर दो। ये मेरी कार के लिए आए है ना? आइए आप मेरे साथ, आइए प्लीज। ओके सर। तो ये कहा सुजाता ने? पता नहीं क्यों डैडी जी, पर मुझे नहीं लगता मुझसे ये हो पाएगा। हमेशा तो कोशिश की ही है मैं, भले आपको सुजाता जी की बात ठीक लगे, पर मुझे नहीं लगता कि कुछ ठीक होगा। सॉरी बेटा जी, मैं फेल हो गया। पहले अपनी नजरों में और उसके बाद तुम्हारी और तुम्हारे पिताजी की। मैंने अपने दोस्त से बड़े गर्व से तुम्हारा हाथ अपने बेटे के लिए मांगा था, इस भरोसे कि मैं तुम्हें उस घर से कहीं अधिक प्यार और खुशियां इस घर में दूंगा। ऐसा मत कहिए डैडी जी, आपकी या किसी और की कोई गलती थोड़े ही है। मेरे नसीब में ये लिखा था, मुझे जीना, मैंने जिया। अब अगर अपना नसीब घसियारे की खुरपी से लिखा हुआ है तो घास ही छिलेंगे ना।
सेवा करो, मेवा मिलेगा। मिल गया मेवा 10% का, और क्या करेंगे 10% का? 30% तो कमीशन ही है, टैक्स है, उसमें चला जाएगा। मेवा तो ले गया पागल लौंडा। अगर वो नहीं होता तो क्या नहीं होता अपने पास। कोई बात नहीं, जो हो गया सो हो गया, इसमें हम कर भी क्या सकते। बैठे बैठे कुछ नहीं होगा। अरे मांगने से तो भीख भी नहीं मिलती, और छीन ना हो तो कुछ भी छीन लो। अथर्व के रहते मुझे किसी चीज के ठीक होने की कोई उम्मीद नहीं, और जब तक अथर्व विविधा के सामने रहेगा, विविधा और रवीश का रिश्ता सिर्फ कागज पर एक सिग्नेचर रहेगा, कुछ आगे नहीं बढ़ेगा। आप ठीक कह रहे हो। सर आपकी गाड़ी में ब्रेक लाइनर का प्रॉब्लम है, ऑयल भी लीक कर रहा है, तो एक काम करेंगे, कुछ सामान लेके आना पड़ेगा, मैं सामान लेकर आता हूँ। ओके कैप्टन साहब, मेरी ये गाड़ी भी ठीक करा दो, ये भी नहीं चल रही है। तब ठीक क्या करानी है, मैं तुम्हारे लिए नहीं लेकर आ जाऊंगा। कब? कल। ओके, तब तक मैं आपकी गाड़ी चला लेता हूँ। अतर वो कार बच्चों के लिए नहीं है, तुम नहीं चला सकते। हाँ, मैं बच्चा नहीं हूँ, मैं बहुत बड़ा हूँ, मैं बहुत स्मार्ट हूँ, मेरे को आता है गाड़ी चलाना। नहीं अतर, तुम ये कार ऐसे नहीं चला सकते, इसको बकायदा सीखना पड़ता है। नहीं 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 नहीं, ऐसे चलाते हैं, मेरे को आता है गाड़ी चलाना, मैं बहुत स्मार्ट हूँ, मैं चलाता हूँ आपकी गाड़ी। अतर मैंने कहा ना तुम नहीं चला सकते। नहीं, मैं चला सकता हूँ, मैं आपको दिखाता हूँ, मैं बहुत अतर मैं नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ, मैं क्या करूँगा, मैं ऐसे। सर जी सर, हाँ मैं ठीक हूँ। हाँ तो फिर उसको मैं ऐसे। कैप्टन साहब के पास इतनी बड़ी कार, मेरे पास इतनी छोटी कार। विविधा को कहूंगा मुझको बड़ी कार देगी, सुजाता को भी कह दूंगा मुझको बड़ी कार देगी। बड़ी गाड़ी की चाबी मैं चलाऊंगा, बहुत स्मार्ट हूं। कैप्टन साहब ने सिखाएंगे तो मैं खुद सीखूंगा, मेरे को तो पता है ना मेरे पास। इसको कहाँ लगा दूं? विविधा इसको ऐसे लगाती है, मैंने देखा था उस दिन। अथर्व, इसको कहाँ लगा दूं? अथर्व, इस पे कौन सा पैर लगा दूं? किस पे? ना मिन्ना, इस पे लगा देता हूं। अथर्व रुको!
भैया जल्दी जल्दी प्लीज। अतर भैया जल्दी करिए ना प्लीज। अतर अतर जरा धीरे चलाओ प्लीज। भैया प्लीज जल्दी जल्दी उस गाड़ी के पास लो ना बिल्कुल। बहुत मजा आ रहा है, चलो। अतर सुनो, ब्रेक ब्रेक दबाओ ब्रेक। अतर बीच वाला पेडल दबाओ प्लीज। कुछ भी नहीं हो रहा है बबीता, बहुत मजा आ रहा है, तू भी आ जा अंदर, कुछ भी नहीं हो रहा है। लगता है मैडम गाड़ी का तो खराब हो गया। फोन नहीं लग रहा है। ठीक है? अतर्फ कैसा है? आपने अथर्व को गाड़ी की चाबी क्यों दी रवीश? आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? आपको पता है ना कि अथर्व की दिमागी हालत ठीक नहीं है। फिर भी आपने उसे गाड़ी की चाबी दी, उसे गाड़ी चलाना नहीं आता। क्यों किया ऐसा आपने रवीश? उसे कुछ और ज्यादा दो। मैंने चाबियां नहीं दी। तो फिर किसने दी? आपकी गाड़ी की चाबी, आपकी गाड़ी उसके पास कैसे पहुंची रवीश? रिधा, ऊंची आवाज में बात मत करो। याद रखो तुम किससे बात कर रही हो। रवीश कह रहा है ना कि चाबी इसने नहीं दी, तो मतलब नहीं दी। झूठ क्यों बोलेगा ये? लेकिन अथर्व के पास गाड़ी की चाबी आई कहां से? मेरे को चाबी कैप्टन साहब ने नहीं दी। तो फिर किसने दिया था? चाबी तुम्हारे पास कैसे आई? वो ना मेरे को बहुत अच्छा नहीं लग रहा था कि कैप्टन साहब मेरे को अपनी गाड़ी चलाने नहीं दे रहे थे, तो मेरे को गाड़ी चलानी थी। तो फिर चाबी ऊपर से आ गई नीचे। क्या? किसने फेंकी चाबी? तुमने देखा उसे? वो ना मेरे को चाबी पता नहीं। चाबी उड़ के आई क्या तुम्हारे पास? हाँ, चाबी उड़ के आई। अब सही कह रहे हो। देखिए, चाबी ऐसी ने चुराई है, अब डांट ना पड़े इसलिए सारी कहानियां बना रहा हूं। नहीं, मैं कहानी बिल्कुल नहीं बना रहा हूँ। मैंने चाबी नहीं चुराई। चाबी रवीश ने तो नहीं दिया था, ये तो साफ है। कुछ भी बोलने से पहले 2 बार सोचा करो।
और आवाज ऊंची करने से पहले 10 बार। इतनी ऊंची आवाज में तुमने रवीश से बात की किस लिए? चलिए सब ठीक है, किसी को कुछ नहीं हुआ, रेस्ट कीजिए आप। मैंने नहीं चुराई चाबी। हाँ बेटा। सॉरी रवीश, आई नो मैं गुस्से में आकर बहुत कुछ बोल गई आपको, पर आई एम सॉरी, गिल्टी फील कर रही हूँ मैं। लेकिन मैं अथर्व को लेकर इतना परेशान थी कि, लेकिन ट्रस्ट मी रवीश, मैंने आपके लिए मेरे मन में एक पल के लिए भी शक पैदा होने नहीं दिया, क्योंकि मैं जानती हूँ कि आप अथर्व से कितना प्यार करते हैं। मुझे बस ऐसा लगा कि आपने अथर्व को लेकर लापरवाही की और बहुत बहुत गलत सोचा मैंने। I'm really sorry। आप प्लीज मुझसे माफी ना मांग। पर गलती तो मुझसे हुई है ना, और माँ ने भी जो कुछ कहा वो भी सही था। मैं अथर्व को लेकर इतना परेशान हो गई कि मेरे ध्यान में ही नहीं रहा कि आसपास कौन है। समझ सकता हूँ, लेकिन अथर्व को लेकर कोई भी लापरवाही हम अफोर्ड नहीं कर सकते। कम से कम इस मामले को लेकर मैं तो अलर्ट रहूंगा। लेकिन हर वक्त हम अलर्ट कैसे रहेंगे? हर वक्त अथर्व पर नजर रखनी होगी, ये कैसे पॉसिबल है रवीश? आप कहना क्या चाहती हैं? पता नहीं क्यों रवीश, मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई तो है जो अथर्व को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। अथर्व को कोई नुकसान क्यों पहुंचाएगा? वो सब मैं नहीं जानती रवीश। मुझे महसूस हो रहा है रवीश कि अथर्व के आसपास कोई खतरा है। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, अथर्व को कुछ नहीं होगा। रवीश ठीक कह रहे हैं। डर और घबराहट तो मुझे भी महसूस हो रही है, लेकिन डर से ज्यादा मुझे रवीश पर भरोसा है। हमें अथर्व का ख्याल रखना है, लेकिन उससे ज्यादा हमें सुमन जी का ख्याल रखना होगा। जो कुछ भी हुआ उसकी वजह से वो बहुत परेशान है। खबर तो बहुत अच्छी है डैडी जी, पर देखिए ना कैसे समय पर आई है। किसी और वक्त आई होती तो घर से स्वागत करती मैं इसका, और अभी तो कुछ करने का मन नहीं। ऐसी भी क्या नाम है? उम्मीद के लिए अब बचा ही क्या है डैडी जी? कुछ भी पहले जैसा नहीं रहा, सब कुछ तो बदल गया। सुमन, लॉकर की चाबी देना। मुझे कुछ अपनी ज्वेलरी अंदर रखनी है, बाहर रखना ठीक नहीं है ना? जी दादी बहू। सुमन, यहाँ से गहने निकाले क्या तुमने? अंदर नहीं है?
नमाज हो गई? नहीं, अपने कमरे में है आपके दादाजी के साथ। वो कोई जरूरी चिट्ठी आई है, कुछ लेटर। कौन सा लेटर? श्वेता, मेरी आंख में बहुत जोर से नींद आ रही है। चल बेटा, मैं सुला देती। नहीं, विविधा को भेज दे। अथर्व नहीं, अब बहुत देर हो गई है। चाची तुम्हें सुला देगी। नहीं 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 नहीं, नहीं तू सुला। नहीं, आप जाइए। जाकर अथर्व को सुला दीजिए। थैंक यू। उसे तो पता भी नहीं है कि उसके आसपास क्या हो रहा है। जाइए। यहाँ से गहने निकाले क्या तुमने? अंदर नहीं है? नहीं, मैंने तो कोई ज्वेलरी नहीं निकाली। वो रानी हार, कड़े के सेट और जड़ाऊ बालिया अंदर नहीं है, जो रमाकांत की माँ ने खुद अपने शादी पर पहना था, वो भी नहीं है अंदर। अब दवाई खा ली ना अथर्व ने, अब तुम सो जाओ। नहीं, अब मेरे को नींद नहीं आ रही है। अब हम खेलते हैं। नहीं अथर्व, चाची किचन साफ कर रही है, वो आएगी और देखेंगी कि तुम सोए नहीं हो तो उनको बहुत बुरा लगेगा ना। हाँ, तो फिर तुम मेरे को लोरी सुना दे, फिर मैं सो जाता हूँ। नहीं अथर्व, आज फिर कब, चलो सो जाओ। नहीं 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 नहीं, प्लीज आज सुना दो। मेरे को पता नहीं, आजकल बहुत अच्छा नहीं लग रहा है। सब लोग ऐसा गुस्सा करते हैं, बड़ी बड़ी आंखें दिखाते हैं। तो मेरे को लोरी सुना दे, फिर मैं प्रॉमिस सो जाऊंगा। ओके, लेटो यहाँ। थैंक यू। विविधा, आप हंसती क्यों नहीं है? हंसती क्यों नहीं है? हंसा 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 छोड़ो मुझे प्लीज। जी माँ। मैंने सोचा कि पूछ लूं तुमसे कि इवेंट के बारे में तुमने कुछ सोचा है या नहीं, बट ऑब्वियसली बिजी हो। कैसा इवेंट माँ? ऑफ कोर्स, रवीश की जिंदगी के बारे में तुम्हें कैसे पता होगा? रवीश वशिष्ठ, तुम्हारा पति जिससे तुमने शादी की है, उसकी जिंदगी में कोई भी बड़ी चीज हो रही है, उसके बारे में तुम्हें कैसे पता हो सकता है? तुम तो कहीं और बिजी। नई दवाइयों से अथर्व की रिकवरी जल्दी होने के चांसेस हैं। सब ठीक हो? क्या हुआ माँ? मैं अपनी बहू से तुम्हारी जिंदगी में होने वाले एक बड़े इवेंट के बारे में बात करने आई थी, बट ऑब्वियसली इसे कुछ पता नहीं है। कौन सा इवेंट? तुम्हारे पति मेरे बेटे रवीश वशिष्ठ को इंडियन आर्मी की तरफ से गैलेंट्री मेडल दिया जा रहा है, आतंकवाद के खिलाफ लड़ने और उसके खिलाफ हिम्मत दिखाने के लिए। वाओ, मेडल मिलेगा कैप्टन साहब को? मैं भी तो लड़ा था, मेरे को भी मिलेगा।
माँ, मुझे रवीश ने इसके बारे में बिल्कुल नहीं बताया। तुम्हें पता होता अगर तुमने थोड़ा सा भी इंटरेस्ट लिया होता तो। एक आर्मी वाइफ को अपने पति की फौजी जिंदगी के बारे में सब कुछ पता होता है जनरली। अवार्ड अभी अनाउंस हुआ है, सेरेमनी अगले महीने है, टाइम है हमारे पास। रवीश, तुम तो जानते हो कि एक फौजी की जिंदगी में ये कितना बड़ा इवेंट होता है, कितना कुछ करना होगा हमें। डिनर्स ऑर्गेनाइज करने होंगे, इनवाइट्स एक्सेप्ट करने होंगे, और अभी वो स्पोर्ट्स डे भी तो आएगा। स्पोर्ट्स डे की तैयारी भी तो करनी है। स्पोर्ट्स डे? मैं भी खेलूंगा स्पोर्ट्स डे। मैं बहुत अच्छा स्पोर्ट्स करता हूँ, मैं जवान हूँ, मेरे को भी खेलना है। हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं। क्यों? चलो फिर खेलते हैं। अभी स्पोर्ट्स डे में टाइम है, हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं। कल भी एक सेशन है, तुम चलोगे मेरे साथ? हाँ मैं आऊंगा। हाँ तो ठीक है, फिर कल तुम मेरे साथ चलोगे। एक्चुअली पूरी फैमिली को साथ चलना चाहिए। चलो चलो। अथर्व। हाँ फंस गया। ऑफिसर्स प्लीज। ये मेरा भाई है अथर्व। बड़ी खुशी हुई आपसे मिलकर। और हम सब जानते हैं कि आप कितने झगड़े के साथ लड़े। अथर्व भी हमारे साथ एक्सरसाइज करना चाहता है, प्रैक्टिस करना चाहता है। आई होप कि आप में से किसी को भी कोई ऑब्जेक्शन नहीं होगा। नो प्रॉब्लम सर जी। तो वैसे भी फाइट में इनका टैलेंट देख लिया था और आज फील्ड में भी देख लेते हैं। कौन सी फाइट? मैं बहुत स्ट्रांग हूँ, मैं सब कर सकता हूँ। जय हिंद सर। चीफ आपको स्पोर्ट्स डे के डिस्कशन के लिए बुला रहे हैं। ठीक है मैम। अथर्व मुझे जाना होगा, तुम ठीक से रह लोगे? हाँ। कोई प्रॉब्लम? नो। गुड। अरे नो प्रॉब्लम सर, हम लोग हैं ना, हम संभाल लेंगे। हाँ लेकिन थोड़ा ध्यान से, उनकी रिकवरी नहीं हुई है, इन्हें एक्स्ट्रा केयर की जरूरत है। सो प्लीज। अथर्व। मुझे अथर्व की कुछ दवाइयाँ लेकर आनी थी। यहाँ बाहर मेडिकल स्टोर होगा? जी है, ग्राउंड के बिल्कुल बगल में ही है। जब तक ये वार्म अप कर लेते हैं तब तक हम दवाई लेकर आ जाते हैं। करोगे? हाँ मैं कर सकता हूँ। चल आ जाओ फिर। अवार्ड देने की बारी आई तो कैप्टन रवीश ब्रिगेडियर का लड़का है ना, जबकि इससे ज्यादा खतरनाक मिशन हमने पूरे किए हैं और हम किसी की गिनती में ही नहीं है। हमारा काम क्या इसके खानदान और इसके भाई की सेवा करना ही है? तू टेंशन क्यों लेता? चल ना, मजे लेते हैं। देखो अंकल देखो। अथर्व। हाँ आप हमारे साथ प्रैक्टिस करेंगे? हाँ मैं बहुत स्ट्रांग हूँ। चलो फिर। चलो। आप फिक्र नहीं करना पाजी, अथर्व हमारे साथ है। नो प्रॉब्लम जी, वो फिक्र तो वैसे भी हम करते नहीं है। चलो अथर्व। चलो। क्या तुम ये कर पाओगे अथर्व? इसे ऐसे पकड़ के गोल गोल घूम के वहां दूर फेंक देना है। कर पाओगे? हाँ। अरे ये तो बहुत ही आसान है, कोई भी कर सकता है। अथर्व आप तो तगड़े वाले जवान हो। अरे नहीं नहीं, इन्हें कुछ आसान वाला देते हैं, इनसे नहीं होगा। नहीं नहीं अंकल प्लीज मुझे आसान मत दो, मुझे सबसे मुश्किल दो, मैं बहुत स्ट्रांग हूँ। कर लोगे? हाँ। ये लो। वो अंकल
ये तो बहुत भारी है। अरे आप फेंको, वो दूर फेंक दो। वेरी गुड अथर्व। ओ अथर्व यहीं रह गया। यहीं रह गया। अथर्व गोल घुमाकर वहां दूर फेंको। फेंकता हूं। अरे 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 ओ हो। सॉरी अंकल, देखो सॉरी। अरे कोई बात नहीं, ये तुमसे नहीं हो पाएगा। हम ऐसा करते हैं, कोई और गेम खेलते हैं। ओके आ जाओ। चलो अथर्व, ये तो बहुत ही आसान गेम है, ये तो जवान को आती ही होगी। बिल्कुल क्यों जवान? हाँ बहुत इजी है, मैं खेल सकता हूँ। ओके तो जाओ फिर खेलो। मैं वहां जाऊँ? हाँ। सॉरी। कोई बात नहीं, गुड। अरे क्या हुआ अथर्व, लगी तो नहीं? नहीं। अथर्व चलो फिर से। अंकल कोई बात नहीं, होता है। ओके। सर्दी तो जैसे है ही नहीं, इतनी धूप लग रही है बाहर। अब तो नींबू की शिकंजी पीकर ही थोड़ी ठंडक पड़ेगी। जंप। ये कम ऑन। जंप अथर्व, जंप तुम कर सकते हो। आगे जाना अथर्व, आगे जंप। आगे। नहीं चार्ज। अथर्व कर लेगा। अथर्व उठो और दोबारा कोशिश करो, तुम कर सकते हो, उठो। हाँ लग गई। अथर्व ये सब तो तुम्हें आता है, चलो करो, ट्राई करो। चलो ट्राई करो। मैं कर सकता हूँ। हाँ मैं जवान की तरह स्ट्रॉन्ग हूँ, अंकल की तरह मैं कर सकता हूँ। बिल्कुल वैसा कर सकते हो, चलो करो, ट्राई करो। मुझसे नहीं हो रहा है। होगा अथर्व, जरूर होगा। आंखें बंद करो और कॉन्सेंट्रेट करो, बिल्कुल फोकस एकदम। ट्राई करो। विविधा ये बहुत डिफिकल्ट एक्सरसाइज है, इन्हें चोट लग सकती है। जस्ट अ सेकंड रवीश प्लीज।
वेरी गुड अथर। और दिखाऊं करके, और दिखाऊं। थैंक यू। और दिखाऊं अंकल, हट जाओ। देखो वेरी गुड। मैंने ये भी कर दिया। हाँ, तुम कुछ भी कर सकते हो अथर। क्या अथर ने ये सब कुछ पहले भी कभी किया है? जी। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।